बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट भेजा है चांद के मदार में, उस पर बात करेंगे। भारत के सोशल मीडिया पे इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, उसका जायज़ा लेंगे। और इसके बाद आएंगे भारतीय इंतखाबात के जो नतीजा है वो जो भी आए, लेकिन उसके मनफी असरात ज़रूर पड़ेंगे भारत की जनूबी 5 रियासतों पर। उसकी वजूहत क्या है उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में जो शोधा के लवाकिन से इज़हार यकजहती की तकरीब हुई, उसका जिक्र होगा। और फिर जो अहम और बात है, रूस का टैक्टिकल हथियारों की एक्सरसाइज का ऐलान, और ये मगरिब के बयानिए के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। इसकी वजूहत क्या है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। और फिर बात जिक्र होगा खला में जो 3 बड़े ममालिक की रस्साकशी है, बालादस्ती की कोशिश है, उसका जिक्र करेंगे। और फिर बात करेंगे गज़ा में जंगबंदी के बावजूद हमले जारी हैं, रफ़ा पर भी हमला हुआ और सब लोग बेबस हैं इसराइल के आगे अभी तक। लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं ये IQ कमर का कि जो कामयाबी के साथ चाँद के मदार में दाखिल हो गया और वहाँ गर्दिश कर रहा है इस वक्त। और वो अपना जो पहला जो फ़ोटो जो है वो 16 मई को भेजेगा, करीबन कोई 12 बजे के करीब या 1:14 के करीब। वो मैंने पाकिस्तानी वक्त के मतलब दोपहर 1:14 के बाद चाँद के मदार में दाखिल हुआ। ये 9 मई की बात है, और यानी कल दाखिल हो गया और वहाँ से 16 मई को हमारी तस्वीर भेजेगा। क्या हुआ क्या है जिस पर कि दुनिया कह रही है, वो मसला ये हुआ कि हमारे पास लॉन्चिंग पैड नहीं था। ये तो सेटेलाइट तो हमारे पास बना हुआ कोई मेरे ख्याल में कोई 5 साल से ज़्यादा से अरसे तक हमारा ये हमारे पास मौजूद था, या इससे भी ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में 99 के अंदर में हमने ये बना लिया था, और उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं था जब हम नवाशी साहब को कंसल्टेंसी कर रहे थे। तो उस वक्त में भी ये बात कर रहे थे कि हमें जो है रशिया की मदद ले लेनी चाहिए लॉन्चिंग पैड के लिए। लेकिन लॉन्चिंग जो पैड था वो हमारा जो सिस्टम जो बना हुआ था वो रशिया के लॉन्चिंग पैड से रशिया राज़ी भी हो गया था, और वो उन्होंने हमें कज़ाकिस्तान के इलाके में वो कहा था कि यहाँ से आप ले लें। लेकिन वो जो वहाँ भेजा गया सेटेलाइट, अब उस सेटेलाइट की नौइयत क्या थी वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहरहाल एक सेटेलाइट था और वो इस काबिल ज़रूर था कि वो चाँद के मदार के गिर्द घूम सकता। तो वो मैच नहीं कर सका उसकी लॉन्चिंग पैड का, और हमारा जो उस वक्त दूसरा नाम था कुछ उसका, तो वो फिर वापस आ गया। और चीन और रशिया हमारे साथ में वो ताउन करने को तैयार नहीं था जो चीन ने हमारे साथ किया। फिर हमने वो चीन के मुताबिक चीन की जो 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 वहाँ पर चीन का जो सिस्टम था उसके एन मुताबिक हमने अपने उसको डिज़ाइन किया। और यूँ फिर ये 3 मई 2024 को 2:30 बजे के करीब जो है वहाँ से लॉन्च हुआ। और ये IQ कमर चीनी मिशन जो उनका लॉन्चर था, या जो उसका जो मिज़ाइल है उसका नाम चैंग 6 कहा जाता है। तो ये हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया, और वो तस्वीर लोगों ने देखी। और इस पर जो अगर हिंदुस्तान के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो उनका हक़ पहुंचता है कि वो हमारा मजाक उड़ाएं, और हमें इस पर कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त भी मजाक हमारा उड़ाया जा रहा था जिस वक्त वो, आपको याद होगा जब 1974 में उन्होंने पहला अपना एटमी धमाका किया था पोखरान में, और उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। तो उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ रहा था। उस वक्त भी कौम ने, भुट्टो साहब ने फिर कहा कि भाई घास खाएंगे और लेकिन हम एटम बम बनाएंगे जी। और देखा कि आप हैरान होंगे कि 74 और 1983 9 साल का अर्सा लगा कि हमने जदीद तरीन उनके मुकाबले में हमने एटमी हथियार तैयार कर लिए जी। 1983 में हमारे पास ये एटमी हथियार थे। जो कदीर साहब ने हमें, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हमारे बड़े गहरे दोस्त थे, और उन पर हमने किताब भी लिखी है, डॉक्टर कदीर का मुकदमा।
362 पेज की किताब है। जी कदीर साहब उस वक्त करीब करीब नज़रबंद थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे मिलने गए और उनके साथ में हमने तस्वीर भी खिंचाई जो हमारी किताब में इसमें मौजूद है। हमारा टेस्ट कोर्ट टेस्ट कामयाब हो गया तो कदीर साहब वहाँ अपने ख़त लेकर वहाँ पे गए तो ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे, तो उन्होंने उनको फ़ौरन बुला लिया। उन्होंने जो ख़त दिया तो पढ़े और उठे और उनका माथा चूमा बकौल डॉक्टर कदीर ख़ान के AQ ख़ान। तो वो उन्होंने कहा कि अभी ये जो भारतीय है इनमें जो बनिया जो है अब हमें कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। जो कुछ इस पाकिस्तान में हुआ वो हुआ, लेकिन जब वो एक ज़माने में मैंने बनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, हुआ ये था कि मैंने ये एक फ्रेंड जो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का एक इदारा था, उसमें मुझे एक तकरीर करनी थी। जी तो मैंने उनसे कहा कि बात बुनियादी तौर पर हम पाकिस्तान को अलहदा नहीं करते, पाकिस्तान अलहदा मुल्क न बनाते अगर इंडिया हमारे साथ न करता है। तो जहाँ पर उनका ये मामला था कि वो हमारे साथ बदला लेना चाहते थे, वहाँ उनका जो बनियापन था, जो सूद देते थे और फिर हमें लूटते थे, और वो बनियापन यहाँ पाकिस्तान में भी उन्होंने कायम कर रखा था। तो वो बड़ा एक जो यूरोपीय यूनियन यूरोप की खातून थी और एक साथ में श्रीलंकन खातून बैठी हुई थी। तो जो मेरी तकरीर हुई तो उस पर वो दोनों एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे कि ये बनिया के लफ्ज़ कहाँ से आ गया। तो उसने वो हंसी, उसने बताया कि हाँ ये बनिया इनका होता है जो सूद देता है, वो खून चूसता है, वो आलमोस्ट आपके जूस के बराबर होता है। तो इस लिहाज से मैंने कहा ये बात भी बता दूँ। तो ये वाक़या इस्लामाबाद होटल में हुआ। बहादुर कमार जो थे वो भी आए थे। तो असल में तो मैंने बहादुर कमार को एड्रेस किया था। तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के जो एक वो जो फ्रेंड के जो करता धरता थे वो नाराज़ भी मुझसे हुए कि आपने इतना सख्त बातें कह दी हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें तो अब अंदाज़ा नहीं है, अगरचे वो ख़ुद भी उर्दू स्पीकिंग थे और सारे मसाइल थे, लेकिन एक दानिश्वर आदमी था और हम जो ठहरे साफ बात करने वाले। तो जैसा कदीर कहा करता था कि भाई हम मुँहफट आदमी हैं, तो हमने जो बात हमें कहनी होगी हम कहेंगे। तो हम मुँहफट तो नहीं थे, लेकिन ये कि बात तो एक मसूली तौर पर एक इदारा है पूरा जो लूट मार करता है, दुनिया को तबाही बर्बादी पर करके ले जाता है, और हमें यहाँ पर सब मकरूज़ रखता था। तो आप खुश हो लीजिए, आप इस वक्त हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं जी आप ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब हम एक बिलियन के लिए हाथ फैलाए फिर रहे हैं हर जगह पर, हमें कोई पैसे देने वाला नहीं है। फिर आप ही हैरान होते हैं कि भाई हम ये तो 1 बिलियन के लिए आप भीख मांगते फिर रहे थे, तो इनको तो 1.9 बिलियन मिल गए, 9 बिलियन कहाँ से आ गए। अजीब हरकतें करते हैं। फिर कहते हैं कि साहब जो TTP के ख़िलाफ़ है उनके पास असला गोला बारूद ही ख़त्म हो गया। अब बताइए इनकी ये हालत है यानी दीवानगी की, क्या क्या ख्वाहिशात हैं इन लोगों की। अजीब बातें हैं कि साहब हमारे पास TTP से लड़ने के लिए गोला ख़त्म हो गया। एक घर में इतना गोला मौजूद है कि TTP का मुकाबला कर ले। क्या आप तुम्हारा दिमाग सही सलामती नहीं है। फिर बलूचिस्तान में जो वाक़यात होते हैं उसकी वो बड़ी लंबी कोई बड़े बड़े वहाँ पर दानिश्वर बैठे हुए हैं जी वो VK सिंह एक साहब एक हैं जनरल, उन्होंने इतनी लंतरानी वहाँ पर की है कि साहब बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में वो हो रहा है। भाई हो रहा है, 300 आदमी कर रहे हैं गड़बड़, जिस वक्त भी चाहेंगे हम उनको पकड़ मार देंगे या पकड़ लेंगे, क्या कर लेंगे हमारा। तो वो ईरान में छुपे थे। आप देखिए ना अब कैसा बात हुई, अजीब बात हुई। फिर अजीब बात ये हुई जैन साहब, आपको याद होगा कि जब हमने वो जो प्रोग्राम किया था 29 दिसंबर 2023 को जी जो लाहौर में किया था, यहाँ अल्लामा साहब से भी मुलाकात हुई और अल्लामा साहब को बताया कि हम ये प्रोग्राम करने चाह रहे थे। तो उनको बड़ा अचंभा हो, कहना ये कहा होगा प्रोग्राम, हमने कहा ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि पाकिस्तान जो है ईरान पर भी हमला करेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और अफ़गानिस्तान में भी करेगा और कश्मीर में भी करेगा। तो खैर उसमें हमने ये ख्याल किया कि हमने ईरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था उस प्रोग्राम में। हमने कहा पड़ोसी मुल्क जो भी हम पर गड़बड़ करेगा हम उनके पर स्ट्राइक करेंगे। ये फैसला करके आ गए हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने ये बात खुल के कही है कि 9/11 जो है तुम्हारा हमारा तो अब हुआ है जी जब हमारे 21 फ़ौजी शहीद हुए थे DI खान में। हाँ, तो अब उन्होंने कहा भाई आप हमारा साथ नहीं देते हो। तो उन्होंने कहा जी हम आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा जी आप अपने आदमी को समझाओ। वो कहते हैं साहब आपके चीफ में इतनी हिम्मत कहाँ से की। मैंने कहा सब में हिम्मत है, चीटी में भी हिम्मत आ जाती है जब वो आखिरी कोने पे लगा दी जाती तो हाथी को भी मार देती हो जी तो हम में तो बहुत हिम्मत है। वो हाफिज़ कुरान भी है, वैसे भी बड़ा मर्द आदमी है, उसको अल्लाह ताला ने कोई ज़रूर उसमें। फिर वो आप जैसे तुमने सुनाया मुझे किस्सा कि या किसी और ने सुनाया कि वो
ये लोग उलमाए कराम पढ़ते हैं, एक आयत पढ़ते हैं, वो 4 आयतें और सुना देता है उसी 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 से उसी मौजू से मुताल्लिक। हाँ, उसी मौजू से मुताल्लिक। फिर कोई एक और मौलाना ने पढ़ना शुरू किया तो उसने और सुना दिया उसको। जी तो अब एक हाफिज़ से आपकी मुलाकात हो गई। एक और हाफिज़ थे हमारे यहाँ, कोर कमांडर थे कराची में, वो बड़े हमारे बड़े मद्दा थे। और उन्होंने हमें, आपको याद होगा, उन्होंने के हुक्म पर हम जो है वो एक प्रोग्राम हमने यहाँ किया था, जो सारी जो उनकी जो बैकबोन थी ब्रिगेडियर से लेकर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक के, वो खुद नहीं आए थे, लेकिन हमने उन सबको खिताब किया था, आपको याद होगा। इतने हमसे हमारे 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 मद्दा थे। फिर आपको याद होगा कि वो जो हम वहाँ पे वो जो डिवीज़न थी 121 डिवीज़न, 21 डिवीज़न हैदराबाद में, जी, वहाँ पे भी तकरीर करने के थे, आप मेरे साथ थे। वो तो उन्होंने दावत दी थी। वो नहीं दावत थी तो वो भी दावत थी जो यहाँ पे यानी आपके यहाँ पे हुई थी। वो तकरीर भी बहुत ज़बरदस्त हमारी थी। तो उन्होंने भी हमें जानते थे कि भाई ये कितना इसके पास इल्म है। तो अपने सारे जो पूरे कोर के जो, यानी एक कोर में 3 डिवीज़न होते हैं, तो जो आपके लियाकतपुर यानी जो खानपुर तक का इलाका जो है वो हमारे कोर 5 के अंडर में आता है, उससे भी आगे का। तो अब सब लोग ब्रिगेडियर तक वहाँ मौजूद थे उसमें। फिर बहुत से इस इलाके के मौजूद थे, प्रोफेसर आए हुए थे उर्दू डिपार्टमेंट के, IR के हेड ऑफ डिपार्टमेंट शायद तबस्सुम भी बैठी हुई थी, उर्दू डिपार्टमेंट के बैठे थे। जब हम अंग्रेज़ी बोलते थक गए तो फिर किसी आदमी ने उठ के कहा, साहब ये हमें अब यहाँ सब लोग उर्दू बोलने वाले बैठे हुए हैं, आप उर्दू में बात करें। तो वो तालियां पड़ी बहुत ज़ोर से, फिर हमने उर्दू में बोलना शुरू किया। तो वो सिंधी स्टूडेंट्स ने बड़ी तालियां बजाई इसमें। वो तो तुम्हारे सामने की था, यहाँ भी ये वाक़या हुआ जी। उसमें तो मैंने फैसला किया ना, कराची हैदराबाद में तो मैंने फैसला किया भाई अब बहुत हो गई, अब मैं उर्दू में बात करूँगा। तो ऐसी तालियां पड़ी। तो आपने देखा कि वो सक्खर के ब्रिगेडियर भी मौजूद था जी, सारे इलाके के जो चीफ कर्नल भी मौजूद थे, सारे मौजूद थे। तो अब यूँ अगर आप बात कहें तो ये हाफिज़ जो होते हैं इसमें इनमें जान होती है, और ये इनमें परख भी होती है कि भाई कौन आदमी काबिल है। जी, तो उन्होंने आपके पूरी कोर को पूरे डिवीज़न में या 2 डिवीज़न में तो आपको रोशनास कराया कि भाई इनकी बातें सुनोगे कि इसके पास नॉलेज है। तो हम ये बात उनसे कहना चाहते हैं कि आपको जो खुश होना है, जो मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप खूब उड़ाओ, क्योंकि वो आपका हक बनता है। आपको क्योंकि हम इस वक्त अच्छी हालत में नहीं हैं, लेकिन अच्छे दुश्मनों का भी ये रवैया नहीं होता है। आप तो बदतरीन दुश्मन होने के बाद में भी कमतर दर्जे के लोग हो। जी, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आदमी तुम्हारा कम से कम जिसने शेर खां के दिल में पर्ची डाली थी, वो कम से कम बहादुर आदमी तो था। उसने इस बात का एतराफ़ किया, तुम्हारे अंदर का ही आदमी था ना, कोई फ़ौजी। जी, उसने कहा कि जब उसकी शहीद हो गया हमारा शेर खां, तो उसकी जेब में पर्ची डाली के साथ मैंने बड़ी बहादुरी से लड़ी थी, इसको कोई इनाम मिलना चाहिए। तो फिर आपने उसको निशान हैदर दिया। जी, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अभी ये दुरुस्त है, हम ये तस्लीम करते हैं कि ये एक कमतर दर्जे का सैटेलाइट है और इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। लेकिन अब हमारी तारीख़ ये है कि मिज़ाइल में भी तो आप हमसे आगे थे ना, तो अब मिज़ाइल में आप हमारे करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। जी, यानी मिज़ाइल में हम 24 मैक पे पहुंच गए, आप पहुंचे। तो अभी हम रशिया के 24 मैक के हैं, अमेरिका के 24 मैक के हैं, हम उनके मुकाबले पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ हैं? तो अभी तो हम आपसे फिर हमारे जो एक बात उन्होंने हमारे एयर कमोडोर ने की थी, CITSS के जो डायरेक्टर हैं रिसर्च के, जी, जो हमारे प्रोग्राम में कही थी, एयर कमोडोर साहब ने। वो मैंने ख़ास तौर से मुलाकात की इस्लामाबाद में जब मैं था, तो वो मुलाकात मेरी मंगल को हुई। खाने में बुलाया उन्होंने ख़ास तौर से। वो दूसरे कमोडोर जो पुराने थे, अब तो वो एडमिरल होते अगर वो रिटायर ना होते तो उनसे मुताल्लिक हैं। उन्होंने मैंने कहा कि हाँ क्या बात हुई? कहते हाँ ठीक है, ये इंडिया को मजाक उड़ाने दें, इसलिए कि वो ये इनकी आदत है, क्योंकि कमज़र्फ़ दुश्मन है। जी, तो कमज़र्फ़ दुश्मन की निशानी यही है कि वो बुरा वक्त के अंदर वो बात। लेकिन उसने कहा आप देख लीजिए कि एटमी प्रोग्राम में भी हम उनसे आगे निकल गए, जी, हमारे करीब भी नहीं पहुंचते वो। टैक्टिकल और टैक्टिकल वार हेड भी हमने बना डाले, उनके पास भी टैक्टिकल वार हेड है, ये बात नहीं है कि हमारे पास ही हैं, उनके पास भी हैं। तो बहस ये नहीं है, बहस ये है कि क्या हम आपसे आगे नहीं गए, या आपका कम से कम आपको हमने बस न करा दी।
यानी मिसाइल में भी और जी। न्यूक्लियर में भी, तो यहाँ भी करा देंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो वक्त अब आएगा। उन्होंने कहा कि मसला क्या हो, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ कि इतने बरसों से हम कोशिश कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग पैड हम क्यों नहीं बना सके। उन्होंने कौन सा मसला है लॉन्चिंग पैड बनाने का, कोई बड़ी बात है इसमें, बाकी पैसे नहीं दे तो गवर्नमेंट तो रिलीज़ कर रही है। तो जो हमारे अवाम हैं या हमारे जो करता धरता लोग हैं, ये जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो हमारे सेनेटर हैं, उनको चाहिए कि हुकूमत से कहें कि जो इसका प्रोग्राम चलाते हैं जी वो उनको पैसे दें, उसमें कौन से बड़े स्पार्को को। जी। तो आप पैसे, यानी मैं स्पार्को के सरबराह से मैं 1984 में मिला हूँ, तो मैंने उससे कहा क्यों नहीं तुम आगे बढ़ते हो, तो उसने कहा भाई बात ये, वो सलीम साहब नाम था उनका, तो उनसे जब मैं बाहर से आया था तो मेरे इस बाग में बहुत मैंने खन्नास था कि भाई हमारे लोग स्पार्को में, जब आप मुझे बता दीजिए, मैं इंडियन के जनरल साहबान, इंडिया के जो हमारे मजाक करने वाले कमजोर लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 1962 में आप कहाँ थे जब हमने पहले रॉकेट छोड़ा रैबर 1 जी। उस वक्त आप कहाँ थे, आप तो थे ही नहीं वहाँ पर कहीं पर। यानी जो पहला रॉकेट हमने छोड़ा है फ़िज़ा में, तो फ़िज़ाई उसमें तो मैंने जनूबी एशिया में तो हम नंबर 1 थे। फिर 73 रॉकेट 2 में हमने रॉकेट 2 रैबर 2 छोड़ा, फिर 24 सीरीज उसकी छोड़ी हमने, बस देखो 73 तक। आप उसमें आप हमारे करीब भी नहीं पहुँच सकते जी। तो ये बात आप ना करें कि आप तो सैटेलाइट में उनको पैसे देंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक यहाँ है। पर कोई आदमी भुट्टो जैसा आदमी चाहिए जो कहे कि साहब मैं घास खाऊंगा चांद पे मैं जाऊंगा, तो बस हो जाएगा काम। जी। ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ज़रा भारतीय इंतखाबात पे आ जाएँ। जैसे 5 जनूबी रियासतें जो हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो लोग बहुत स्टेबल रियासत है उनकी, अब वो नहीं चाहते कि मोदी की ज़्यादा दखल अंदाजी हो। यही वजह है कि मोदी को वहाँ से कामयाबी भी नहीं देखिए बात यह है कि जैन साहब, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं होती। जी कि मुग़लों ने या तुगलक ने या खिलजियों ने या दूसरे लोगों ने जितनी भी हुकूमतें की हैं, उन्होंने तासुब नहीं किया जी। उन्होंने मिलजुल के हुकूमत की। जब आप तासुब से हुकूमत करेंगे, मिसाल के तौर पर आप जो मुग़लों का बादशाह आलमगीर था, औरंगज़ेब आलमगीर था, वो एक वन साइडेड हो गया। जिस अंदाज से अकबर कर रहा था, जैसे शाहजहाँ कर रहा था, जैसे बाबर कर रहा था, भाई वो लोग शादियाँ कर रहे थे, वहाँ डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल होता है वो ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, तो और वहाँ पर बस रहे थे। आपने एक साइडेड वन साइडेड हो गए तो नतीजा ये हो गया कि आपकी तकसीम कारी शुरू हो गई। सख्ती का जब आप अमल करते हो तो इंडिया के अंदर हज़ार मज़हब हैं जी। 100 मज़हब भी नहीं है, हज़ार मज़हब हैं, हज़ार तजादाद हैं। कोई आदमी इस पर काम इसलिए नहीं करता कि भाई कौन पंगा ले आपका जो आप खुद ही टूटने जा रहे हैं। अब आपने वहाँ पर रियासत में आप हैं गुजरात के मैंने आदमी, आप गुजराती हैं, आपने सारे जो भी आप अपनी एक एम्पायर बना ली है सारे अमीर लोगों से मिलकर। फिर आप हिंदुत्व का कंसेप्ट दे रहे हैं जो उनको कबूल नहीं है, क्योंकि वो तो जो मैंने जनूबी हिंदुस्तान में मैं बहुत फिरा हूँ और वहाँ पर मैंने देखा कि लोग बाग ज़्यादा मुतहम्मिल लोग हैं, वो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने से रखते हैं। यही वजह है कि केरला के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत है। वहाँ से जो मेंबर पार्लियामेंट आता है, 2 वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट या 3 आते हैं, तो उसमें से 1 या 2 मुसलमान होता है और टिपिकल मुसलमान होता है, ऐसा नहीं होता है कोई। तो केरला के अंदर मुसलमान आके बसे हैं। पहली मस्जिद केरला में बनी है आपकी मुसलमानों की, ये जो बाद में दिल्ली की जामा मस्जिद, इससे बहुत पहले की बन गई वो जी। आज भी मौजूद तारीख में। अच्छा, अब वहाँ पर जो एक तो एक बात की है कि उनको ये है कि वो सारे वक्त में हुक्मरानी जो है वो इनकी होती है। यानी पहली बात तो ये है कि द्रावड़ जो हैं, जैसे कि हमारे ये हैं आपके बरावी जो हैं, ये द्रावड़ हैं, ये नहीं मानते, ये कहते हैं हम बलोच हैं जी। ये शर्मिंदा होते हैं, हालांकि शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। द्रावड़ जो होता है, दे आर द ओरिजिनल हिंदू, दे आर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने मार कर ये जो सारे के सारे जो आए मैंने जो ब्राह्मण, हमसे बहुत पहले, मुसलमानों से बहुत पहले उनको मार के उनको साउथ में भेज दिया। वो बेचारे शरीफ से लोग थे, जैसे रेड इंडियन है, उनको रेड इंडियन बना के रखा हुआ।
तो अब वो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो लोग काफ़ी पीसफुल लोग हैं और काफ़ी एकोमोडेटिव हैं, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पर वहाँ पर आपको दंगा फसाद आपको कम मिलेगा। हुक्मरानी आपके पास है, आप हुक्मरानी करते नहीं देते किसी को। जो आदमी यूपी का रहने वाला है वो समझता है, जो अगर वो यूपी का वज़ीर आला बन जाता है वो समझता है मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। जी। तो ये तासुब है जो अब सर चढ़ के बोलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या देते हैं, वज़ीर ख़जाना दे देते हैं कि वो इकनॉमिक्स में माहिर हैं, मैथमेटिक्स में माहिर हैं। खुद मेरा उस्ताद एक अनंत ताहिर जो थे, जो हमारे मैथमेटिक पढ़ाते थे हमारे नूर हाई स्कूल हैदराबाद में, वो प्री पार्टीशन से यहाँ आए हुए थे। वो हिंदुस्तान के थे, उसमें तासुब नहीं था। वो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते थे जैसे कि अपने बच्चों, हर सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे मैथमेटिक का। बड़ा अजीम आदमी थे। उनका बेटा माशाल्लाह हाथी दे, वो कहीं अमेरिका में है, बच्चा था बहुत। तो अब वो जो वहाँ की रियासतें हैं जिनमें आंध्र प्रदेश है, जैसे एपी कहते हैं, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, तेलंगाना है, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इसकी 20% आबादी है। टोटल इंडिया की जो 20% आबादी है वो यहाँ रहती है। तो और शहरी इलाकों में मुश्तमिल है जी। यहाँ माशी खुशहाली है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम भी अच्छी है, हुकूमती कारकर्दगी भी बेहतर है। इनको यहाँ पर हर आदमी, मिसाल के तौर पर जब मैं गया हूँ हैदराबाद दक्कन, तो मैं सलाउद्दीन साहब से मिला, जो कि ये जो मौजूदा साहब हैं सलार के बेटे जी, जो बहुत बोलते हैं मुसलमानों के लिए जी, लेकिन नुकसान पहुँचाते हैं उनको। उनके बाप से मिला मैं, सलाउद्दीन का मैंने इंटरव्यू किया 2007 में। उनका इंटरव्यू छापा मैंने ज़ाविया निगाह में। तो मुझे कहने लगे कि भाई बात यह है कि जब मेरे वहाँ पर 5 मेंबर मुसलमान, उस ज़माने में 5 आते थे हैदराबाद दक्कन से, 5 के 5 मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट होते थे। तो हुकूमत बनाने के लिए मेरे 5 वोटों की ज़रूरत थी। तो मुझे उसके एक पार्टी के वज़ीर आला ने मुझे कहा कि मुझे आप एक आदमी के मैं 5 करोड़ आपको देता हूँ, 25 करोड़ रुपये देता हूँ। मैंने 25 करोड़ रुपये मुझे थमा दिए, मैंने यूँ लिए और उनको वापस कर दिए। और मेरे सलाउद्दीन साहब फरमा रहे हैं, सलाउद्दीन वो अब यानी जो बहुत बड़ा कासिम कराते हैं, जो वहाँ के बड़े सलार थे, वो चले गए, वो तो पाकिस्तान चले आए। तो ये कहते हैं मैंने मुश्किल हालात में मुसलमानों को वहाँ संभाला। और फिर मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप ये में से 25 करोड़ ले लें, लेकिन मेरे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बना दें इंजीनियरिंग की, और एक मेडिकल का यूनिवर्सिटी बना दें। और मैंने बनवा ली। तो ये इसी तरह से गुलबर्गा को देख लें आप। गुलबर्गा एक बहुत बड़ी एक वहाँ पर जो केरला में चला गया, पहले तो हैदराबाद दक्कन में था। तो गुलबर्गा भी एक बड़ी वो दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ पे, इंडिया की बहुत बड़ी दरगाह। उसमें जो चंदा आता है, उसमें जो पड़ता है, उस सबसे उनको मिलाकर उन्होंने वहाँ पर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना दी, एक उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी बना ली। ये केरला के अंदर है आजकल गुलबर्गा जो है जी। अच्छा, आप एक और की बात सुन लें कि वहाँ पर एक मेमन रहता है जो मेरा दोस्त है, रज़ाक मेमन। उन्होंने मैंने एक स्कूल बना रखी थी, स्कूलों की चेन बना रखी है, 6-7 स्कूल हैं उनके, लड़कियों के कुछ स्कूल हैं। और उसके वो क्या करते हैं कि मुसलमान बच्चा जो 3rd क्लास में पास होता है, या बच्ची जो 3rd क्लास में पास होती है, उसको अपने स्कूल में नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। बेंगलोर का मेमन के नाम से मैंने आर्टिकल लिखा है जो जंग में छपा है। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं कि फौरी तौर पर उसने वो जो बच्चा या बच्ची, हमारी मुसलमान बच्ची, वो फिर हिंदुओं के लिए भी खोल रखी उसने। वो जो भी आ जाए खोल देते, उसने ये नहीं किया। लेकिन ये है कि मुसलमान बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। और वो जो बच्चा पास होता है 3rd क्लास, वो दूसरे साल ही वो 1st क्लास हो जाता है, हैरत अंगेज़ तौर पर। हसनात के नाम से उसका स्कूल का सिलसिला जारी है जी। तो वो उनकी किताब भी मौजूद है। उनका जो वालिद साहब का नाम था आदम मेमन था। वो कायदे साहब ने जब उनसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए इंडिया ने पाकिस्तान, तो उसने कहा साहब, उनके कायदे उनसे मिला, उन्होंने साहब मैं आ तो जाऊँ, लेकिन यहाँ कौन रहेगा फिर मुसलमानों को देखने के लिए। तो वो फिर उन्होंने वहाँ पर वो अब ये स्कूल बना दिए हैं, कॉलेज। अब आप यूँ समझ लीजिए केरला के अंदर मुसलमान भी तरक्की कर रहा है, हिंदू भी तरक्की कर रहा है।
जी। इसी तरह हैदराबाद में भी तरक्की कर रहे हैं, और इस तरह से। और आप चले जाइए तमिलनाडु में चले जाइए, तेलंगाना तो ये भी इसका IAP का हिस्सा था, वो उसमें तेलंगाना वो अलग से हो गया, पहले एक ही था जी। तेलंगाना। तो अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो हैं, एक तो बेचारे बहुत अमन पसंद लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों से लड़ाई हो। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि उनको पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं देते हैं। हुकूमत जो भी हुक्मरान होता है वो होता है नॉर्थ का होता है, जी। साउथ का वज़ीर आज़म बनने देते नहीं हैं। तो और फिर वो ये जिस अंदाज का उनका मज़हब है, वो मज़हब के अब आप देखिए, जो हमने तरीके आपको बताई कि 27 तरीके, जब मैं गया हूँ तो 2006 में, तो उस वक्त 27 तरीके थी सिर्फ मद्रास के अंदर। अब 3 तरीके चल रही थी अलहदगी की। फिर जो आसाम जो है, बोडोलैंड है, वहाँ चल रही थी। केरला इसमें केरला में अलग चल रही थी। तो अब बहस ये है कि जो तमिलनाडु में अलग चल रही है, तो जो सूरत हाल है वो अब मिसाल और को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु के अंदर जो इनका हेडक्वार्टर है, जो त्रिवेंद्रम कहलाता है, जी। वो ख़ास तौर से मैं देखने गया। उनके देवता अलग हैं। उनकी जो सेक्रेटरी खारजा यहाँ आई थी पाकिस्तान में एक ज़माने में, जब खुर्शीद कुसूरी साहब वज़ीर खारजा थे, तो परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। तो मैं जंग के जो एडिटर थे, मैं हूँ शाम, और वो जो हमारे कोटा के थे वो दोस्त हमारे, वो हम तीनों ओल्ड मैन, वो उसके पास गए सेक्रेटरी के पास। वो खाना था सबका। तो हम उसके पास गए। मैंने कहा कहाँ के हैं आप? उसने कहा जी मैं तो त्रिवेंद्रम की हूँ। मैंने त्रिवेंद्रम तो इंडिया में नहीं है। कहने नहीं थे यकीन माने त्रिवेंद्रम इंडिया में है। तो मुझे तो पता था है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा मज़हब अलग है, तुम्हारे देवता अलग हैं, तुम्हारी रियासत तारीख़ अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम्हारी हर चीज़ अलग है। तुम तो बल्कि एक देखा जाए तो एक अलग से हो, तो तुम कैसे इंडियन हो गई? तुम तो हर चीज़ अलग है तुम्हारी। नहीं वो इंडिया में ही है। तो खैर बेचारी बड़ी नॉन प्लस हुई वो। बाद में वो सेक्रेटरी वो वहाँ पे हाई कमीशन भी लगी लंदन की। तो अब यूँ सूरत हाल अगर आप देखें जैन साहब, तो अब आगे अगर आप अब इस पे मोदी साहब जल्दी पे तेल डालने वाले हैं। नहीं, अब बात यह है कि जो मैंने जो आपको मिसाल दी, तो वहाँ फिर जोड़ता हूँ जी कि जब आप इंतहा पसंदी पर जाएंगे तो अलहदगी पसंदी ज़रूर होगी। जी। तो अलहदगी बंदी की मुसलमान बुनियाद ये लोग डाल चुके हैं। हमें बस का इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये काम खुद ब खुद करेगा। तो हमने कहा था ना कि मोदी जब आया है ये तकसीम करके छोड़ेगा। अब थोड़ी सी बातें बता दें आपको जी। 1993 में भारत की GDP में जनूब का हिस्सा 24% जनूब था। की जो 5 रियासतें हैं जी हाँ, जो बढ़कर 31% तक हो गया। गैर मुल्की कारोबारी अफराद कंपनी जनूब को फौकियत देते हैं क्योंकि वहाँ अमन है जी। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बरामदात में इन रियासतों का 46% हिस्सा है। टेक्नोलॉजी सनती बरामदात में 66% है। कसीरुल कौमी कंपनी जो है, जिसे आप कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके आलमी ऑडिटर्स, वकला, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और दीगर पेशावर अफराद का मरकज़ भी जनूबी भारत है। 79% प्रोफेशनल अफराद इन रास्तों में रहते हैं। जहाँ भी आप चले जाओ, मैंने गल्फ़ स्टेट में चले जाओ, ज़्यादातर लोग क्या तो केरला के मिलेंगे, जनूबी हिंद के ज़्यादा लोग मिलेंगे जी। और वो वहाँ बड़ी जहाँ अच्छाने से काम करते हैं। ये भारत के शुमाली इलाके के मुकाबले में एक अलग सयारा लगता है। जो मैंने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। 2019 के इंतखाब में मोदी की बीजेपी को सिर्फ 11% वोट लेते और 11 सीटें हासिल हुई थी। मुझे इंतखाब बीजेपी कामयाबी के इम्कान इंतहाई मादूम है। 2026 में भारत में हल्का बंदियाँ होना है और मोदी का एजेंडा ये है कि पूरे भारत में हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर राज। अब ये मसला आगे खड़ा होगा जो बुनियादी मसला है जी, कि वो हिंदी को मानते नहीं हैं। उनकी तेलंगाना एक उनकी जो तेलुगु ज़बान है वो उसको वो चाहते हैं कि वो काम हो जाए। तेलुगु है, हर एक इलाके की ज़बान अलग है। मलयालम और मलयालम बहुत है और हर एक इलाके की ज़बानें अलग हैं जी, कबाइलें अलग हैं और बहुत कर्नाटका में जो आप कह रहे हैं तो वो उसकी जब मैं गया था उस वक्त 40 लाख उसकी पॉपुलेशन थी कर्नाटका की। 40 लाख सिर्फ एक सूबे की थी वहाँ पर जी। तो अब और छोटा सूबा कहलाता था वो, AP बड़ा सूबा कहलाता था। और केलाई है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और उर्दू
और दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं, जबकि दसवीं ज़बान मलयालम है। इन रियासतों में शरह ख़वानदी भी ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ मैार ज़िंदगी बस्ती और शुमारी भारत से बेहतर है। केरला में लोकसभा की 20 नशस्तें हैं, 18 जनरल और 2 मखसूस ज़ात। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 नशस्तें हैं। ये भारत के रकबे के लिहाज से 11वीं आबादी के लिहाज से 7वीं बड़ी रियासत है। रियासत मद्रास भी इसे रियासत मद्रास भी कहा जाता है। चेन्नई शहर इसका दारुल-हुकूमत है, जो पहले मद्रास कहते थे, जो भारत का चौथा बड़ा शहर है। और इसमें बहुत बहुत बड़े, यानी आपके ये जो टेलीफोन आया था आपका जी फिनलैंड का, उसमें उसकी फैक्ट्री वहाँ मौजूद है, और बहुत जगह पर चेन्नई के अंदर। इन रियासत में भारत से बेदारी की लहर हर नुमाया है। अगर मोदी सरकार ने इंतखाब हिंदी ज़बान को राइज करने की कोशिश की तो ये फिर आखिरी कील होगी मोदी की और इंडिया भारतीय मुश्तरका भारत की। जी तो अब भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में, अच्छा अब दूसरी बात कर लें कश्मीर में। कश्मीर, मौजूदा कश्मीर की। जी तो अब वहाँ 5 कश्मीर नौजवान फिर शहीद कर दिए हैं, और मुसलसल जो है अभी बात ये है कि पाकिस्तान ने, हम ये बात ये कहना चाहते हैं, दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका से ये कहा कि भाई आप क्या तो इंडिया को समझाएं कि ये 370 और 35 वापस ले, कश्मीर का स्टेटस बहाल करें, उनके साथ में फ़ौजी वहाँ से हटाएं, वरना फिर हमें कार्रवाई का हक़ होना चाहिए। जी तो उन्होंने कहा जी हम वी विल वर्क ऑन इट। अब उन्होंने एक बात, हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि जो अमेरिका ने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी इंडिया से वो पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने 2 रास्ते इख्तियार किए। एक तो ये किया कि उन्होंने जो आपका फ़िलिपाइन है, उनका पुराना अड्डा है, उनका पुराने दोस्त हैं ये लोग। जी कई बातें पुरानी, एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी तो औरतों के हवाले से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया वाले उनको घुसने नहीं देते। अपनी आज़ादी की बातें करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें करते हैं हम। जी तो वो धोखा देते हैं, कभी रशिया से दोस्ती बढ़ाते हैं, कभी फ्रांस से बढ़ाते हैं, कभी अमेरिका से बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमें परवाह नहीं है। और उनके दानिश्वर, वही दानिश्वर जो कमज़ोर दानिश्वर हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि साहब हमें परवाह नहीं है, हमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। ये जाम है उनको, ये जोम है। तो असल में तो क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ ये जाम है, लेकिन लोग उसे जोम कहते हैं। तो अब याद रहे गुजशर और पूंछ में भारतीय, अच्छा वहाँ पर आज़ादी की जंग अब जारी है, और इसमें जो पूंछ के अंदर जो काबिल घात लगा कर निशाना बनाया गया, इसमें एक एहलकार मारा गया और 4 जख्मी हुए। तो अब ये है कि जैसे जैसे उनकी फ़ौज थिन होगी, वैसे वैसे ये तहरीक बढ़ेगी, और ये तहरीक रुक नहीं रही है, ये बढ़ रही है और घट नहीं रही है। और एक और बात हुई है मेरे साहब, कुछ इलाके ऐसे हैं मकबूजा कश्मीर के जहाँ बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, और जितना जुल्म कर रहे हैं, और फिर वोटर भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो वो कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की है, उसका एक असर आएगा इंतखाबात के नताइज पे। कश्मीर की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की। देखिए जब लड़ाई होती है तो फिर ये जो सेटलर होते हैं ये भाग जाते हैं। जी अब वो पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं यहूदियों का। जी यहूदियों का पैटर्न वो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको कामयाब काम करके नहीं हो सकते, इसलिए भाई उन्होंने तो मन्नो सलवा खाया हुआ। जी हाँ। फिर वो मज़हब तो है ना भाई, तुम्हारा मज़हब कहाँ है? तुम्हारा तुम गाय को तुम पूजा करते हो, सांप को तुम पूजा करते हो, पेड़ दरख्त को तुम पूजा करते हो, हर चीज़ को तुम पूजा करते हो। तुम तो बटी हुई कौम हो। दूसरा ये है कि गोबर तुम खाते हो, गाय का पेशाब तुम पीते हो, फिर क्या है तुम्हारे पे? क्या नहीं वो जब आप बताइए कि इतने पागल लोग हैं कि जिस वक्त ये कोरोना हुआ तो जो कहा लोगों से, कहा गोबर खाएं ठीक हो जाएंगे, और खिलाया लोगों को, बेचारों को मरवा दिया। तो अब जिस पर कि यहूदी ने कहा एक दफ़ा कि हम लोग आपस में भाई भाई होते हैं, हम तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, ऐसे लोग जो कि ये गंदगी खाते हो भाई की, वो कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? मेरे साहब इसको ज़रा वाइंड अप, सब मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ये बहरहाल इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं आएगा इंतखाबात के नतीजे के। लेट अस होप कि जब भी कभी किसी कौम का आपने भी तो ज़्यादती की थी ना भाई, वहाँ पर भी सख्ती की थी कि उर्दू को नाफिज करेंगे साहब हम। जी भाई उर्दू को नाफिज की, वो बंगाली नहीं चाहते थे भाई आपको, आपने क्यों कर रहे हो? तो जो नतीजा तो फिर वही निकलना है। और इनके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है कि पैसे कमा के ये दें जी, और जैसे आप हुक्मरानी करें ये बनिया,
मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले 3 मौजूद हैं उससे बात करेंगे। नाज़रीन थोड़ा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, इस्लामाबाद की बात कर लें। 9 मई की कई अहमियत हैं। एक अहमियत तो ये है कि ये वाक़या है कई बड़ा बड़ा अफसोसनाक हुआ पिछले साल जी कि बहुत से जो फ़ौजी तनसीबात थे उन पर हमला किया गया, शोधा के तनसीबात पे हमला, शोधा के यादगारों पे हमला किया गया, फ़ौजी शोधा के। तो वो तो काबिल मज़म्मत है। और आरिफ अलवी ने ये बात सही कही थी, डॉक्टर अलवी ने फ़ौरी तौर पे कहा था कि इसकी मज़म्मत कर दें, ना नहीं की, अब भी नहीं कर रहा। अब वो तो हेड ऑन कोलिजन पे चला गया जी। नतीजे के तौर पर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि 9 मई वालों को सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अब वो कहते हैं 9 मई के वरगलाए लोगों को पहले हमने शक का फ़ायदा दिया, असल मुजरिम का हिसाब देना होगा। अब आर्मी चीफ इस पर आ गए। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि ये जो बयानिया है 9 मई वाला बयानिया, उस पर हम ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहते। भाई फ़ौज हमारी महबूब है, फ़ौज हमारी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग फ़ौज है और हमारे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस काबिल नहीं है कि उसको हुक्मरानी दी जाए, क्योंकि वो हुक्मरानी से नाशना है, वो सियासत नहीं जानता। अगर वो हम अमेरिका से हेड ऑन क्लोजन नहीं कर सकते, आप अपनी जब अपनी फ़ौज से कर रहे हो तो उनसे भी हम हेड ऑन क्लोजन कर लोगे जी। तो हम तो नहीं लड़ाई से लड़ सकते अभी। ना आप में इतनी क़ुव्वत ईमानी है जिसको आप कह सकें, ना आपके अंदर इतनी दानिशमंदी है कि आपको कह सकें। अल्लाह ने हर बात में क्या हुक्म दिया है कि यानी आप कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल नहीं किया कि आप हिकमत में इस्तेमाल किए करें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया है। इसके अलावा जो मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें यही था ना कि भाई अगर तुम कोई हिकमत इस्तेमाल करोगे, पहले तो लोग मकर का इस्तेमाल करते थे, अक्लमंदी नहीं करते थे, अल्लाह को मकर के हवाले से बातें करने लगते थे। अब दानिशमंदी से काम लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम कोई हिकमत अमली कोई चाल चलोगे तो अल्लाह की चाल तो सबसे बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप जो चाल चल रहे हो वो चाल आपको चलनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि भाई एक ताकतवर आदमी उसके साथ में सर पहाड़ खड़ा है, उसके सामने सर टकराओगे सर टूटेगा। भाई तलवार चल रही है, आरा चल रहा है, उसके सामने गर्दन डालोगे, हाथ डालोगे तो हाथ कटेगा। मेरे साहब इस तकरीब की एक जो ख़ास बात थी ना, वो तमाम शोधा आए हुए थे, पुलिस के, रेंजर्स के, फ़ौज के। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं उनके हम शोधा को। हमारे शोधा हैं जी, हमारे भाई हैं, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। और इमरान खान को चाहिए कि उसकी मजम्मत करें जी। और ये बजाय इसके कि सीना साहब होकर एक बात पर अड़ी करना होती है, कोई बात तो नहीं है ना। भाई कोई आदमी जो आपके मुल्क की हिफाजत कर रहा है या आपके शहरों की हिफाजत कर रहा है, उनको मार कर आप कौन सी खुशी की बात कर रहे हो। अगर फ़र्ज़ के लिए आपने नहीं माना तो आप कह दो मैंने नहीं मारा जी, तो आप ये कहो मजम्मत कर रहे हैं। और मजम्मत कर दे जी। अच्छा मेरे साहब एक और वो जो मैं बता रहा था ना आपको, मैं कोई 40-45 मिनट मैंने वो तकरीब देखी टीवी पे, इतना रो रहे थे वो लोग, वो जो लवाकिन आए हुए थे। भाई देखिए ज़ाहिर है वो पुरानी बातें हो रही थी शोधा की। जैन साहब मैं कब कह रहा हूँ, हम तो हर लिहाज से अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। जी आगे चलें, ज़रा रूस की बात कर लें। टेक्निकल ये हथियार, जो टेक्टिकल वारहेड की बात है, ये इज़ वेरी डेंजरस साइन एंड और बहुत बड़ा सिग्नल है टू दी यूरोप एंड टू दी अमेरिका। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नेमतुल्लाह शाह वली है उसकी पेशन गोई दुरुस्त साबित होगी कि रे नामी मुल्क जो है एक अलिफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा। अब अलिफ से इंग्लैंड भी आता है, इंग्लिस्तान भी आता है, अमेरिका भी आता है। अब वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहता है, ये लोग अपने आप को यूके कहते हैं। तो यूके तो एक यूनाइटेड किंगडम तो पहले कोई मौजूद नहीं था जी, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो इंग्लिस्तान ही था। तो अब भी ये देखना पड़ेगा कि फ़ारसी में उस ज़माने में बरतानिया को क्या कहा जाता था। जी, अगर इंग्लिस्तान कहा जाता था तो फिर हो गया काम ये। अब जो टेक्टिकल वारहेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्टिकल एटमी हथियारों का मुजाहरा करने का मतलब ये हुआ कि अगर जो पोलैंड उसके हिस्से में आता है, सर्बिया आता है, लिथुआनिया आते हैं, दूसरे जो मुल्क आते हैं, वो सब इतने टेक्टिकल वारहेड कहाँ खड़े कर दिए हैं, बेलारूस में। और इसके अलावा जो रूसी समंदर में जो भी इलाके आ जाएगा वहाँ पे उसको नहीं जाने देंगे। अब यूक्रेन की जंग के बाइस जो है बरतानिया फ्रांस की जानब से इश्तार लेंगे बयानात को, उन्होंने कहा कि धमकी है आपकी और हम इसका जवाब सख्ती देंगे।
इस वजह से रूसी वज़ीर दिफा ने कहा कि इस फोर्स की टेक्निकल जौहरी हथियारों की मशक करेगी। अब मतलब है कि जौहरी हथियारों की मशक करना बताते खुद एक बहुत बड़ा ख़तरनाक अमल है। एंड इट इज़ वेरी नियर टू वॉर। जी जौहरी वार के करीब वो बातें कर रहे हैं आपसे। अब टैक्टिकल का लफ्ज़ ये है कि वो एक कम दर्जे की तबाही करेगा। मिसाल के तौर पर वो एक शहर को तबाह कर सकता है, आपको पोलैंड के शहर को तबाह कर दें आप, किसी कम नुकसान वाला, वो न्यूक्लियर वार के उस ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि वो महदूद पैमाने की तबाही करता है। जी तो अगर वो 10 टैक्टिकल वार हेड कर लिए, 10 शहर तबाह कर दिए, तो 10 मुल्क तबाह कर दिए उसने। जी तो उससे आप लड़ाई मत लड़ो और उसको इस तरह मजबूर न करो जो कि जो एटमी जंग पे एटमी जंग पे जाए। बात अच्छा, आ और जाए। आगे बात कर लें, खला में हथियारों की तनसीब के खिलाफ जो करारदाद आई वो भी रूस ने वीटो कर दी। भाई देखिए, खला की जो बात है वो भी एक बात, देखिए ये खला की जंग की बात हमने समवेयर 2012 में हमने की थी, और वो हमारी किताब जो पाकिस्तान और ईरान में स्ट्रेटजी इत्तेहादी में हमने उसका जिक्र किया, जी उसमें मौजूद है खलाई। तो वो अमेरिका पहले से ये कर रहा था कि खला के अंदर इतने एटमी हथियार ले जा रहा था जी कि वो कह रहा था कि हम चीन और रूस जब आएंगे तो हम खला को खाली नहीं छोड़ेंगे, खाली जगह नहीं मिलेगी इनको। अब रूस ने वहाँ पर जो और चीन ने जो हथियार भेजे हैं, वो पहला मैं जो आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम भी किया था उसके ऊपर अपने यहाँ इसी जाने सियासत में, उसमें ये कहा था कि अगर वो अमेरिका में परेशानी बढ़ गई है, और परेशानी बढ़ने के वजह यह है कि अब एक सेनेटर ने ये बात कही है, नहीं मेंबर जो दिफाई कमेटी का जो आदमी है, उसने ये क्लियर कहा है कि उसने एक खलाई जहाज़ ऐसा भेज दिया है रूस ने जो कि हमारी कम्युनिकेशन के सिस्टम को ख़त्म कर देगा। ये हमने इसी प्रोग्राम में कहा था जी। और वो उसने एक किस्म का अलार्म बजाया था। तो वो इस अलार्म को आपने जब वो उस पर इन्होंने कहा है कि साहब हथियारों की तनसीब के इक़दाम के लिए जो किया था, उससे डर कर उन्होंने ये अपना रेजोल्यूशन पेश किया, उसको रूस ने वीटो कर दिया बिल्कुल कि हम तुम्हें बेअसर कर देंगे। अगर उन्होंने ये कर दिया तो फिर इनका वो जो सबसे बड़ा हतमी हथियार है जो कि हार्प है, वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा स्मॉल सिग्नल के साथ में विद न्यूक्लियर इनकी जो आबदोज़ बहुत नीचे छुपी होगी जी, उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो छोटा यानी बैंडविड्थ का जो जाएगा उसके अंदर जो सिग्नल, वो ही जा सकता है। और कोई और सिग्नल नीचे अगर ज़मीन की समंदर की तह में कोई आबदोज़ बैठी हुई है जिसको फिर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बैठी है, तो उसको सिग्नल कैसे जाएगा, उसे दुनिया के कोई पता नहीं है। अगर उसने वो खला का वो इनका सिग्नल का कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया तो अमेरिका कोई भी मुल्क होगा वो बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। जी भाई साहब, अगले मौजू पे आ जाएं। वो कौन सा है देखिए, जी? गज़ा में जंगबंदी की बात भी हो रही है, कोशिश भी हो रही है और हो भी जाएगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमले मुसलसल जारी हैं। भाई देखिए, वो एक जालिम मुल्क है, एक दरिंदा मुल्क है, और उसको आप से कोई उम्मीद रखें कि वो कोई अच्छी बात करेगा तो वो एक आपकी खाम ख्याली है। हम ये समझते हैं कि वो जितने भी कोशिश उनका ये जो आपको बताया था पहले भी कि वो हम लोगों को वो इंसान ही नहीं समझते, वो हमें ये समझते हैं कि इंसानी शक्ल में हम लोग जानवर हैं, और अपने आप को इंसान समझते हैं। जो 95,000 यहूदी हैं दुनिया में, इसमें इसराइल में, बस वही हैं दुनिया के लिए। जी इतनी ही आबादी दुनिया की होनी चाहिए बस, बाकी सबको मर जाना चाहिए। तो उसमें अमेरिका आपने खैर मनाया, तो वो अब इसराइली वज़ीर कह रहा है ना किसी जंगबंदी पे गौर नहीं हो रहा। फ़लस्तीनी सदर ने जो ये कतर और मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ हमास ने तो मान ली है, जी लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो अब अमेरिका भी कह रहा है कि रफ़ा पर हमले से बाज रहे हैं, वो भी नहीं मान रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा गेंद इसराइली कोर्ट में, वो सब बिल्कुल कह रहे हैं। तो गज़ा के इसराइली हमले जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे में 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अच्छा, इस्माइल हानिया गए, मुलाकात की उन्होंने ईरानियों से?
और कुछ बातें की? नहीं, ईरानी ने तो देखो भाई, ईरानियों को अगर देखा जाए तो अगर कोई मुल्क अगर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है खुलकर, जी, मुमकिन है और बहुत से लोग कर रहे होंगे, पसे पर्दा कर रहे पसे होंगे। पर्दा कर रहे होंगे, जी, लेकिन खुल के तो ईरानी कर रहा है। तो शाबाश हो। तो अब हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह की 7 रियासत पर ड्रोन हमला हुआ है और 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। तो अब उसने कहा रफ़ा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अब ये अमेरिका ने धमकी दी जी, है। अमरीकी सदर ने कहा है ये, हाँ, तो बड़ी लेकिन बात इस है। पे फिर अमल नहीं करते हैं, वो कह तो नहीं देते हैं। ज़हन ये बात नहीं है, वो जो इस वक्त अब वोट जो का वक्त आने वाला है ना, नवंबर में होगा उनका जी, या अक्टूबर में होगा, तो उस वक्त इनकी चीज़ बोलेगी, देख लेना कि वोट नहीं मिलेगा। ये तो हारे ही हारे, जो बाइडन तो नहीं जीत सकता। तो अब उसके टैंक जो रफ़ा में दाखिल हो गए हैं, वो उसके पर कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, अब इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर अमेरिकी सेनेट की आलमी अदालत को धमकी। अच्छा, अब देखिए, अमेरिका के सेनेटर का ये आलम हो रहा तो है वो कि तो वो तकसीम है ना, वहाँ पे भी उनकी जो असेंबली है उसमें इनके भाई एजेंट जो बैठे हुए हैं। नहीं, ये बात नहीं है, जो उनसे पैसे लेते हैं, जो उनसे वो वो करते एजेंट हैं, है वो उनके। बस वो जी, एजेंट है उनके। तो अब ये है कि हमारा मकसद अब हमास को ख़त्म करना है। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, आप देख लीजिए वो अब ये अब भी इसके कि बाद में क्या बात वो हो। तो ये दावा करेंगे हमने 14,000 कारकुन मार दिए हैं हमास के। हाँ, तो वो अपने तो दावा सही करे होंगे भाई इसमें, तो लेकिन लेकिन हमास जिस तरह से एक्टिव है, लग नहीं रहा है कि उनका नेटवर्क कोई इतना भाई अगर खराब हुआ है, अगर नहीं इतने होता बड़ी तो वो अफराधी पहले कुव्वत। वाली एक्टिविटी तो नज़र नहीं आ रही ना आपको। मेरे साहब, लेकिन वो अभी कुछ तक उन्होंने भी तो उनको हमला नहीं किया है, हमारे जो नसरुल्लाह साहब ने भी, सैयद नसरुल्लाह साहब ने भी। हाँ, हसन नसरुल्लाह साहब की तरफ से तो बहरहाल उनकी हिज़्बुल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करती है। वो नहीं, जो वो उस कुछ तो कुछ से तो काम नहीं चलेगा ना। अभी तो इस वक्त तो ये चाहिए ना। कि उनको इंगेज अब करे इधर। ये इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हमास के नेवल कमांडर शहीद हो गए हैं। अब ये देखो, अब हर चीज़ वो उनके नुकसान उनको बड़ा शहीद हो रहा है। उनकी जो वो उनके आदमी जो पकड़ के ले जाते हैं, वो बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आदमी है, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, जी, तशद्दुद करते हैं। तो अब अच्छा मेरे साहब, एक और बात है, तुर्की बहुत करीब समझा जाता था क्योंकि उनके सफारती ताल्लुकात थे, उनका कारोबार था उनके साथ, कोई 6.5 पौने 7 बिलियन डॉलर का ट्रेड था दोनों के दरमियान, लेकिन वो स्टॉप कर दिया है। तुर्की ने मना कर दिया उनसे ट्रेड। क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया है कि तुम लोग कैसे मुसलमान हो कि तुम उनसे ट्रेड कर रहे तो हो। देखें इस तरह से अभी हो रही बात ना ये कुछ ना। नहीं है, और उसकी जो आवाम है, जी, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है भाई साहब को, हमारे तैयब अर्दगान को। क्या तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको सारा जो म्यूनसिपल इलेक्शन है वो हार गए ना, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन सारे हार गए। जाहिर है इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, लेकिन हाँ, उन्होंने फिर उसके बाद फैसला किया अप्रैल के महीने से ही तजारत बंद है। तो जय साहब भी अब तो पहले क्या क्यों कर रहे थे, पहले तो जब शहीद हुए थे जब तो नहीं कर रहे थे आप। तो शायद उनका भी कोई उनकी प्लानिंग हो, कोई पॉलिसी क्या बनाई हो। प्लानिंग है, खाक प्लानिंग, कुछ भी प्लानिंग नहीं है। तो बहरहाल आप देख लें, आप देखिए उनके साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात उनके, सफारतकारी उनके साथ में, तिजारत उनके साथ में, बॉर्डर उनका लगा हुआ है। किसका फ़र्ज़ बनता है, हमारा बनता है उसका बनता है। तो वजह ये कि हाँ नहीं बनता तो है, लेकिन फिर सबकी मदद भी चाहिए, अकेले तो उनको ही पता भाई है तो ना। अगर आप एक तुर्की खड़ा होगा तो सबकी मदद आ जाएगी ना खुद ब खुद। एक भी मुल्क खड़ा नहीं हो रहा, ईरान खड़ा हो रहा है तो आप भी कहते हैं साहब मैं भी ईरान के साथ हूँ। जी, फिर पाकिस्तान को भी कहना पड़ेगा, जी, फिर जी, सऊदी अरब भी कहना पड़ेगा, कोई नहीं बोलता। लेकिन बहरहाल एक वक्त आएगा कि सबको खड़ा होना पड़ेगा। भाई एक बात क्या जी, होगा, जब वो मर गए तो ज़माने ने बहुत याद किया वाली कैफियत है। नहीं अल्लाह करे उससे पहले हो। तो फिर जी, मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।